आप में से कितने लोग कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हैं? कौन कौन कॉर्पोरेट नौकरी करते हैं? ओके, वेरी नाइस। आप लोग अपने आप को कौन सी कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज में डालते हैं? कि कंपनी की ग्रोथ में ही मेरी ग्रोथ है, सेवा मेरा धर्म, टाइम शीट मेरा करम, या फिर आग लग जाए भैंचो इस ऑफिस को, मैं फायर एक्सटिंग्विशर में पेट्रोल भर दूंगा। सेकंड कैटेगरी। ओके, शुरू में तो सब फर्स्ट रहते हैं ना। शुरू में तो जब आप ज्वाइन करो तो बहुत मोटिवेटेड रहते हो कि मैं हर टीम मीटिंग में अच्छे अच्छे आइडियाज दूंगा। फिर तुम्हें तीसरी मीटिंग में रियलाइज होता है ये भैंचो आइडिया मुझे ही एग्जीक्यूट करने बोल देते हैं। मैं जितना मुंह खोलता हूं उतना मेरा नुकसान हो जाता है। एक बार एम्प्लॉय का मोटिवेशन खत्म हो गया, उसे कोई वापस नहीं ला सकता। खुद सीईओ लगाया आके कह रहा है वी हैव अ विजन, वो कह रहे हैं यू हैव अ विजन, वी हैव अ रेंट। जिसके चक्कर में विजन वाला चुतिया आप सुनना पड़ता है तुम्हारा आंखें में। यहाँ पर कॉर्पोरेट मजदूर कहते हैं लोग अपने आप को। आई थिंक इट इज इंसल्टिंग टू मजदूर्स हैं वो लोग। वो बहुत काम करते हैं, वो ऐसे नहीं करते हैं कि यार मेरी जॉब में इतनी मोनोटनी क्यों है। मैंने इंजीनियरिंग के बाद ना कंसल्टिंग में काम करा था मेरे को, क्योंकि इंजीनियरिंग रिलेटेड जॉब नहीं करनी थी, क्योंकि मिली ही नहीं थी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करी थी मैंने। तो वो इंटरव्यू में आकर उसने मेरे से पूछा, कह रहा है 2G और 3G के बीच में डिफरेंस बता दो। मैं कहा सर 2G की स्पीड आती है 100 kbps और 3G की वो कहते हैं 14 Mbps पैकेट में, बट आती है 2 Mbps ही। उसने इंटरव्यू रोक के मेरे से कहता है राउटर थोड़ी लगवाने आया हूं। इंजीनियरिंग करी है तुमने, मैकेनिज्म में डिफरेंस बताओ। मैं कहा 2G सर आउटडेटेड मैकेनिज्म पे ऑपरेट करता है और 3G एकदम लेटेस्ट। तो क्योंकि मेरे को ना इंजीनियरिंग का कुछ आता ही नहीं था, तो मेरे को ऐसा भ्रम था कि शायद फिर मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होंगे। तो इसलिए फिर मैं कंसल्टिंग में जाता हूँ। आई थिंक आई विल बी वेरी गुड एट इट। और लोग मुझसे पूछते थे ना कोई बैकग्राउंड ना कुछ, ऐसा क्यों लगता है विल बी गुड एट इट? मैं कहा यार क्योंकि आई फील आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। आई कैन सॉल्व थिंग्स विद माई स्ट्रेटजीज। 3 साल वहां नौकरी करने बाद रियलाइज हुआ हम बातें चोदर। प्रॉब्लम वैसी की वैसी रहेगी, बस आगे पीछे गप्पे हो जाएंगे उसके थोड़े से। मैंने कंसल्टिंग में ये वन ऑफ द बिग फोर्स में काम करा था, ठीक है। आपको कुछ को नहीं पता होगा क्योंकि बिग फोर ही आपस में एक दूसरे को बिग फोर बोलते रहते हैं। वही करते रहते हैं सर्कल जर्क की। क्या बात है सर आज तो बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं। अरे आपके सामने कहाँ डेटॉल साहब। मैं सोचा था कि ये बिग फोर इतने प्रॉफिटेबल हैं तो यहाँ पे तो कम काम होगा। वो मरे पड़े हुए हैं, हम ऐसे नहीं बने हैं। एक डिसिप्लिन है, एक लाइफस्टाइल है। मैंने कहा क्या लाइफस्टाइल है? क्या स्ट्रेस, एंजाइटी, हार्ट अटैक। बहुत कॉमन है कंसल्टिंग में हार्ट अटैक, पता है? क्योंकि वो जो हार्ट अटैक के बाद वापस आता है ना, उसमें वो उसको वो दे देते हैं, प्रमोशन दे देते हैं कि गुड एट स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसके दिल में स्टेंट लगे हुए हैं, इसको पार्टनर बना दो। इतना कॉमन है वहां पे कि जब मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस होता था कि वो लोग जब ज्वाइन कर रहे थे ना, मैंने जब मेडिक्लेम मिला था मेरे को, तो उसमें उन्होंने बताया था कि आपके इस साल की 3 एंजियोप्लास्टी हम कवर कर लेंगे। मैंने कहा 3 हो जाएंगी? 3 क्या? ऐसा क्या काम करा रहे हो कि 3 हार्ट अटैक कैसे हो जाएंगे? वो कह रहे हैं आपने जुलाई में ज्वाइन किया है ना, तो आपका 1 क्वार्टर मिस हो गया, वरना तो हम 4 करा देते, तभी तो हम बिग फोर। साल के 4 बड़े दिल के दौरे देंगे आपको।
उस समय तो मेरे को ना अच्छा ही लगता था, क्योंकि ये एक ऐसी बड़ी ब्रांड है ना, आपको थोड़ा सा ऐसे अंकल समाज में बहुत इज्जत मिलती है। अगर उनने कंपनी सुनी हुई हो तो ऐसे गुड 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 बेटा गुड गुड। और आपके अंदर भी थोड़ा सा प्राइड आने लग जाता है कि आपकी आइडेंटिटी भी वो बन जाती है। कौन हो तो मैं एक वोडाफोनाइट हूँ। भले काम कुछ भी करते हो वहां पे, क्या करते हो वोडाफोन में? वो जो माइक्रो सिम से नैनो सिम छोटा होता है ना, इसकी कैंची लेके कटिंग कर देता हूं मैं। एनालिस्ट स्लैश नाई हूं मैं। जो अपनी कंपनी को लेके खुश नहीं होता है ना, वो तुम्हें कभी कंपनी का नाम नहीं बताएगा। सब सेक्टर बता देगा कि मैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में कंडे बनाता हूँ। देखो खींचता ही जाएगा, वो कभी नहीं बताएगा आपको। सब बता देगा, लोकेशन बता देगा, कहाँ काम करते हो। मान्यता टेक पार्क। उनका वो तो बिल्डिंग है वहां पे। कहाँ पे? कह रहा है वो टेक पार्क के पल्ली साइड। अगर आप शेयर ऑटो पकड़ के रेलवे स्टेशन जाओ और वहां से तत्काल की टिकट करा के पटना जाओ, तो वहां पे अनएम्प्लॉयड हूं मैं एक्चुअली पटना। एक और रीजन प्राइड का ही होता था कि ये एक बड़ी मल्टीनेशनल फर्म है। इसका तो मेरे को कभी चौड़ समझ ही नहीं आया है कि एक है, मैं एक मल्टीनेशनल, एक एमएनसी में काम करता हूं मैं। ऐसी वैसी सी नहीं है ये, एमएनसी है। मैं कहा तो क्या फर्क पड़ता है इससे? कह रहे क्लाइंट हमें अलग अलग लैंग्वेजेस में भड़वा बोलता है। आप दिल्ली में रह के हिंदी गाली क्यों सुनो, जब आप उनकी टाइम जोन के हिसाब से उठ के इटालियन में भड़वा सुन सकते हो। भाई क्या फायदा होता है इसका? हम लोग को तो पता है एक्चुअली वो आईएसडी कॉल करने का बजट भी नहीं देते थे। एक ब्रिज होता था, वो हैश दबा के नहीं ज्वाइन करते हैं, तो वो पूरी टीम के पास एक ही ब्रिज होता था। सुबह सुबह उठ के लिखना होता था कि टुडे आई विल यूज जयदीप्स ब्रिज, जो हमारा टीम लीड था, फ्रॉम 2 to 4 PM। तो कोई और ज्वाइन मत करना वरना ब्रिज रीसेट हो जाता था, ठीक है। और एक बार एक बंदे ने गलती से ब्रिज में जी लिखना मिस कर दिया। तो उठते ही पहला मैसेज मैंने पढ़ा, टुडे आई विल यूज जयदीप्स ब्राइड फ्रॉम 2 to 4 PM। प्लीज डोंट ज्वाइन। बहुत हाई प्रेशर होता था। और एक्चुअली मेरे को बाद में समझ में आया कि वो हाई प्रेशर इसलिए होता था कि जो सेल्स होता था वो कुछ भी बेचाता था क्लाइंट को, कुछ भी कमिट कराता था। वो कहते थे हमें कैलकुलेटर बनाने के रोबोकॉप बना देंगे आपके, आप चिंता मत करिए। आप ट्रांसफॉर्मर देखो, कैलकुलेटर खोल के ऑप्टिमस प्राइम बन जाएगा कैलकुलेटर खोल के। और मुझे एक्चुअली ना बुरा ही लगता है सेल्स वालों के लिए, क्योंकि इतने अजीब से वो कनंड्रम में फंसे हुए होते हैं कि उनको एक कुछ अनरियलिस्टिक टारगेट दिया होता है। अगर वो मेहनत करके उसे अचीव कर लेंगे तो नेक्स्ट ईयर टारगेट बढ़ा देंगे। तो इस साल शॉर्ट करने में नेक्स्ट साल जाएगा। ये इतने प्रेशर में काम करते हैं कि उनकी पर्सनालिटी ना दो में बाइफरकेट हो जाती है। एक तो जब वो क्लाइंट के सामने होते हैं, जब उनसे सिर्फ सेल्स की बदबू आ रही होती है, जो हॉबी है क्लाइंट की वो अपनी बना लेंगे तुरंत। आप फूडी है सर? मैं तो दाल के भगोने में बैठा रहता पूरे दिन। मैं तो बहुत फूडी हूँ सर, आप जो कहोगे वो खा लूंगा, बिजनेस दे दो मेरे को बस फटाफट से तुम अपना। दूसरा, जब वो बेचारे आपस में एक दूसरे सेल्स वाले से बात कर रहे होते हैं कि हम तो बेंचो कीड़े हैं, कूड़ा बेचने के लिए रखा हुआ है हम लोग का यहाँ पे। मुझे तो शुरू में ना कंसल्टिंग बहुत फैसिनेटिंग लगता था, क्योंकि मुझे लगता था कि यार हर रोज तुम एक नए नए ऑफिस में जाओगे, ये कितना एडवेंचरस जॉब है, इसमें ट्रैवल करने मिलेगा, इसमें अलग अलग जगह देखोगे। फिर बाद में मेरे को समझ में आया कि जो प्रोज हैं साले वही कॉन्स हैं इसके। ट्रैवल करोगे तो तुम्हारी नींद पूरी नहीं होगी,
बाहर खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। और जो मुझे लगता था कि मैं हर रोज एक नए ऑफिस में जाके उनका कल्चर एब्जॉर्ब करूंगा, मैं उनका चूतिया भी तो एब्जॉर्ब करूंगा। क्या क्या ऑफिस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रहा हूँ मैं। मेरा फर्स्ट डे, ठीक है, एज कंसल्टेंट जाके मैंने बस लैपटॉप रखा है, मेरे से किसी के फेयरवेल के पैसे मांगने आ गए। और वो लड़की बता भी नहीं रही, बस ऐसा आके करीब 25 रुपए दे दो। मैं कहा बहुत महंगी भिखारन हो यार तुम तो। अंदर कैसे घुसी? कह रही अरे अपने लिए नहीं ले रही हूँ, इंद्रनील के लिए ले रही हूँ। मैं कहा कौन है ये इंद्रनील जिसकी तनख्वाह सिर्फ 25 रुपए? ये दिहाड़ी पे आता है कोई है? मैं क्यों दूंगा इसकी तनख्वाह? तो कह रही अरे उसके केक के लिए ले रही हूँ। मैं कहा वो इंद्रनील को बोलो खुद खाए केक अपना। मेरा क्या लेना देना है इस बात से? तो समझाना चाहिए ना उसको कि फेयरवेल के। मेरे को शेम कर रही उल्टा, कह रही आप इतने चिंदी हो, 25 रुपए भी नहीं दे सकते। आज के बाद आप इंद्रनील से कभी भी नहीं मिल पाओगे। मैं भैंचो मिला ही नहीं हूं आज तक इंद्रनील से। कह रही तो आज आ जाओ, आज मिल लो। मैं अटैच हो गया तो चला जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा वहाँ पे? उसमें ना ये भी था कि क्योंकि तब मैं एक एंट्री लेवल जॉब थी। जब आप कोई एक फर्स्ट जॉब ज्वाइन करो, ठीक है, एनालिस्ट, तो आपके पास कोई कुछ लेवरेज ही नहीं होती है, आपको कुछ आता ही नहीं है, तो तुम कैसे वर्क लाइफ बैलेंस? उसमें तब वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता, तब एक हाई स्कोर पे ऑपरेट करवाते हैं वो आपको कि कल 14 घंटे काम करा था, आज तुम्हें अपना हाई स्कोर बीट करना है। तुम बोल के देख लो अपने बॉस को कि सर मैं कल से 6 बजे के बाद से काम नहीं करूंगा। तो कहता है कल से तुम 6 बजे के पहले भी काम नहीं करोगे। निकलो बहन यहाँ से। मेरे को तब भी लेकिन मैं भ्रम में रहता था कि भाई ये सब लोग यहाँ पे एक फ्लैट हायरार्की है, हर कोई बराबर है, ये वो है, तो कोई मैं कुछ भी, मैं भले ही रेवेन्यू न ला रहा हूँ बट मैं तब भी इंसान हूँ, मेरे से तमीज से बात की जाएगी। मेरे को एक पार्टनर ने एक बार अपने कैबिन बुलाया है और मैंने कुछ फकअप कर दिया था। कह रहा है चिराग ढंग से काम करा कर वरना कस के गांड मारूंगा तुम्हारी। मैं सोचा भाई पार्टनर तो क्या हो गया, ये तो क्लियर एचआर वायलेशन है ये। मैं जाके कंप्लेन करी, वो कहती उन्होंने क्या बोला तुम्हारी गांड मार लेंगे? मैं कहा मैम उन्होंने बोला कस के गांड मार लेंगे मेरी। ये तो और खराब लग रहा है। कह रही है किसने बोला? मैं कहा पार्टनर ने। कह रही फिर तो गांड ही मरवा लीजिए आप। वो कुछ कह रहे हैं तो सोच के कह रहे होंगे, रेवेन्यू लेके आ रहे हैं, कस के मरवाना है हाथ से। मैं पता नहीं सरप्राइज्ड क्यों था है? ये तो हमें बचपन से ही सिखाते आ रहे हैं ना। स्कूल में भी तो 9th के बाद से मॉरल साइंस के मार्क्स मेन परसेंटेज में जुड़ना बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो तभी से आपको बता रहे हैं कि अच्छाई बुराई तो आपकी पर्सनल हॉबी है, आप रेवेन्यू लाना होता है मेन। बहुत प्रॉब्लम होती थी भाई। और दूसरा मेरे को एक और छोटा प्रॉब्लम समझ में आया था कि जो नीचे सब एनालिस्ट ये सारे लोग होते हैं उनको ही मेन काम करना होता है, लेकिन डेडलाइन ऊपर वाले सब डिसाइड करते हैं और हर हायरार्की में वो एक दिन माइनस कर देते हैं डेडलाइन में कि बफर रख लेते हैं। तो सबके बफर कट कट के तुम्हारे पास आती डेडलाइन -1 डे। काम कब चाहिए? कल चाहिए था, पर मेल तो आ जाए कहने में सोच चुके तुम्हारी डेडलाइन। प्लस मैं क्योंकि उस टाइम पे अनमैरिड था तो उनको मालूम होता था कि इसके ऑफिस के बाहर कोई लाइफ ही नहीं है। तुम ये सब मेरी बंदी से मिलने ये सब थोड़ी ना करके जा सकते हो। उस टाइम पे मैं बैग लेके निकल रहा था, मेरे बॉस कहते थे घर जाके क्या करोगे? कुछ गलत ही करूंगा सर, अपने ऊपर काम करूँ। कह रहे यहीं बैठ जाओ फिर चुपचाप। का बात तो सही है आपकी सर। वहीं मैं देखता था मेरी टीम लीड अपने बच्चे को यूज करके इतना निकलती थी ना काम से, जब भी कुछ इंपॉर्टेंट काम आता था उसका बेटा फिसल के गिर जाता था। मैं सोचता था ये कैसा घर है भाई, बस पोछा ही लगा रहता है यहाँ पे, पाउडर वाले कैरम बोर्ड पे रहते हैं, क्या है ये? जब वो बोल दे कि फ्राइडे तक पीपीटी गिर देनी है, ध्रुव गिर गया, ध्रुव गिर गया, ध्रुव गिर गया। मैं कहा ध्रुव 5 साल में चलना ही नहीं सीख पा रहा है क्या? ये क्या हमटी डमटी को पैदा कर दियो भाई।
जब देखो तो गिरते रहते हैं। इतना हाई अट्रिशन होता था, सारे जितने भी बैचलर्स वहाँ पे ज्वाइन करते थे, और मेरे को ये तब समझ में आया था, मेरे को लगता था कंपनी वालों को मालूम नहीं है कि कितना टॉक्सिक इन्वायरमेंट है ये है। फिर उन्होंने ना बीच में हायरिंग के लिए मेरे को बोला कि तुम ही एक बार ढूंढो क्या है, और तब ब्रीफ दिया, कहते हैं ये फ्रेश आउट ऑफ इंजीनियरिंग लड़के लेना, इनको हम 5-6 महीने में चूज देते हैं, फिर भले ही ये छोड़ के भी चला जाए लेकिन तब कंपनी की कॉस्ट रिकवर हो जाती है। मैं कहा आप मुझे क्यों बता रहे हो ये, मैं फ्रेश आउट ऑफ इंजीनियरिंग लड़का हूँ। कह रहे हैं हाँ तुम्हारे 4 महीने हो गए, 1-2 महीने बचे हैं, ढंग से काम करके जाओ। पर ये सब ही आपको रीजन बोलने पड़ते हैं छुट्टी उट्टी मांगने के लिए। मेरा ना फेवरेट टाइम था जब ऐसे वर्क फ्रॉम होम चल रहा था सब जगह, तब छुट्टी बनाना इतना इजी होता था ना। मेरी फेवरेट एक्सक्यूज होती थी उसमें कि सर हमारी कॉलोनी का ट्रांसफॉर्मर फट गया है, तो मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया है, और फोन में भी थोड़ी सी अभी तुम बोल के देख लो ऐसे कि मैं बस कल ऐसे बस रैंडमली बोल के देखो कि सर कल मैं छुट्टी रहूंगा, मैं नहीं आऊंगा कल। चूड़ियां तोड़ने लग गया था तुम्हारे मैनेजर की। हाय हाय, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे मेरा सुहाग उजाड़ के जा रहे हो तुम। जिसमें मेरा एक इतना इंपॉर्टेंट डाउट है कि भाई अगर मैं कंपनी के लिए इतना इंपॉर्टेंट एसेट हूं कि मेरे बिना कंपनी ही क्रम्बल कर जाएगी, तो ये मेरे बैंक अकाउंट में क्यों नहीं दिखता है? बेंचो सिर्फ मेरे मेल बॉक्स में दिखता है, कहाँ वेयर आर यू। मैं इतना तरसा रहता था ना छुट्टी के लिए कि वो जो स्टार्टिंग में वो पीडीएफ नहीं भेजते हैं कि ये त्योहार पे आप ऑप्शनल छुट्टी ले सकते हो, उस पीडीएफ को घूर घूर के मैं इतना सेक्युलर आदमी बन गया था ना। हर त्योहार के लिए एक्साइटेड रहता था मैं। लो आ गई लोहड़ी वे। इसके नेक्स्ट वीक मैं अपने बॉस को जाके बोल रहा हूँ सर टुमारो आई विल बी अनअवेलेबल ड्यू टू ईद उल फितर। मेरा बॉस कह रहा है चिराग तुमको क्यों चाहिए ईद की छुट्टी? मैं कहा देखिए मियाँ, जुम्मे के दिन हमसे काम ना कराएं वरना मसला हो जाएगा। एक तो मेरे को ये कभी भी नहीं समझ में आया कि तुम जो भी कंपनी में चले जाओ, मैं कुछ भी प्रोफाइल में चले जाऊं, घूम फिर के हाथ में एक्सेल कैसे आ जाता है? ये क्या जादू है? तुम कुछ भी कर लो, और साला प्रोफाइल जब होती है तो उसमें तो सुमन लगता है कि पता नहीं क्या बिजनेस एनालिस्ट है, पूरा बिजनेस ही एनालाइज कर दूंगा मैं, डेटा साइंटिस्ट हूं मैं, क्या रिसर्च करने वाला हूं। एक शीट भेज रहे हैं, ओके। और कंसल्टिंग में ना प्रोजेक्ट टाइटल्स भी इतने से फैसिनेटिंग से लगता है, तुम्हें लगता है पता नहीं क्या इम्पैक्ट करने वाला हूँ भाई मैं। प्रोजेक्ट टाइटल है हम लोग को नॉर्थ सेक्टर के सारे लैब्राडोर्स की हंगर प्रॉब्लम को इवैल्यूएट करना है। ये कैसे करेंगे हम लोग? कह रहे पिवट लगा देंगे। मैं तुमको एक शीट भेज रहा हूं, उस पर पिवट लगा दो, उससे सारी की सारी चीजें दिख जाएंगी। तो मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड रहता था ना उस टाइम पे, मेरे को लगता था कि यार इसमें क्या है, सेविंग ग्रेस क्या है। तो जो मेरा उस टाइम पे मैनेजर होता था, मैंने उनके कैबिन में जाके पूछा था कि सर आपको इस काम के बारे में क्या ढूंढते हो? कह रहा कुछ है ही नहीं अच्छा इस काम के बारे में। मैं कहा तो आपके लेवल पे क्या डिफरेंस होता है? कह रहा ग्लास के कैबिन में बैठा देते हैं तो बेंचो दुखी हो तो सबको दिखता रहता है। और मैं फुल एकदम समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कहता तो सर आप मोटिवेशन कहाँ से लाते हो? उसने एकदम लैपटॉप खोला, कहता देखो ये मेरी जो EMIs है ना, इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। तो मैं सोचा मैं छोड़ दूंगा, मेरे को नहीं करना है ये काम, मेरे को हमेशा से ऐसे ये छोड़ के स्टैंड अप ही करना था। ठीक है, तो मैंने छोड़ा था और फिर मेरा एक रिप्लेसमेंट आया, तो मेरे को उसको KT देनी थी, वो जो नॉलेज ट्रांसफर नहीं देते भाई, मैं उसको KT दे रहा था, उस बंदे ने मिड KT रिजाइन कर दिया।
मैं नहीं लगा रहे वीलो का वगैरह बैठ क्या। और फिर मेरे से रेजिग्नेशन की केटी मांग रहा है कि ये पोर्टल पे दिखाना कहाँ रिजाइन कर से। तो फिर मैंने अपने इनको बोला बॉस की सर वो छोड़ गया, मैं क्या करूं, मेरे नोटिस पीरियड से पहले ही निकल गया मेरा रिप्लेसमेंट। कह रहे तुम्हारे फकअप की वजह से हुआ है, तुम ही ढूंढ के लाओगे अपना रिप्लेसमेंट, तुम ही लो इंटरव्यू। तो उस टाइम पे मैं गुड़गांव में फिर कैंडिडेट्स के वो लेता था इंटरव्यू। भाई उसमें एक बंदा आया था, उसका यहाँ पे इतना बड़ा सा ऐसे क्रिमिनल सा स्कार। मैं क्या पूछूं इससे, पूरे टाइम गांड फटी हुई है मेरी कि मैं क्या कहाँ से छूटे हो, क्या पूछूं मैं, क्या। बहुत सोच के मैंने एकदम फ्रेज करा कि सर आप यहाँ आने से पहले क्या करते थे। कह रहा है हमारा बहुत फेमस मैजिक का काम है। मैं कह रहा आप परफॉर्मर है, सॉरी मैं पहचाना नहीं आपको, क्या ट्रिक करते थे। कह रहा मेरे को कोई बंदे का फोटो भेजो व्हाट्सएप पे, 3 दिन में बंदा गायब। आ जाओ सर आप ही। तो फिर मैं छोड़ के स्टैंड अप करा। आई थिंक मेरा ये 10 साल होने वाले हैं मेरे को स्टैंड अप करते हुए। अब क्यों ताली बजा रहे हो, मेरा बहुत खराब जा रहा है। क्योंकि लोग ऐसे पब्लिक शो इन सब से पैसे बनाते हैं। मेरा ओनली सोर्स ऑफ इनकम, जो मेजॉरिटी सोर्स ऑफ इनकम है इसमें, वो कॉर्पोरेट शोज के लिए जब बुक करते हैं उससे आता है। ठीक है, तो जिसमें मैं कंसल्टिंग से भागा था, अब मैं हर रोज एक नए ऑफिस जाता हूँ, एक नए बॉस के लिए वहां पे परफॉर्म करता हूँ, ट्रैवल करता हूँ तो नींद पूरी नहीं होती है, बाहर का खाना खाता हूँ। और अब मैं खड़ा होके इंद्रनील की फेयरवेल पार्टी पे परफॉर्म कर रहा होता हूँ।